जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 102 निकालें अपील्स। अच्छा, कल उसमें कमिश्नर अपील्स का हम सेक्शन पढ़े थे। कमिश्नर अपील वाले सेक्शंस के अंदर 1A और 1AA, पेज नंबर कौन सा है? हाँ जी, वो रहता था। तो पहले कल वाला अच्छा जी, कल हमने ये पढ़ा था पॉइंट नंबर 5 में कि वो एविडेंस जो आपने पेज नंबर 327 पे, वो एविडेंस जो आपने कमिश्नर के सामने पेश नहीं किया, वो एविडेंस ऑफ कमिश्नर अपील के सामने भी पेश नहीं कर सकते, लेकिन वो ये एविडेंस एक्सेप्ट कर लेगा अगर कोई रीजनेबल कॉज हो। अच्छा जी, अब एक सवाल अराइज होता है, वो ये है कि जब आपने अपील की कमिश्नर अपील के पास, तो क्या आपने टैक्स जमा करवाना है? तो उसमें कहानी थोड़ी सी ये है कि आपने रिटर्न बनाई थी, 30 सितंबर को रिटर्न बन गई थी, अज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। आपने कहा था मेरी इनकम 20 लाख है। आपको ऑडिट शुरू हुआ, आपने रिकॉर्ड्स दिखाए, आपको शो कॉज नोटिस इशू हुआ, वजह बताओ तुम्हारे खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए, और फिर आपके घर क्या आ गया? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ये जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आपके घर आया है, इस बात का मतलब ये है कि अब आपके घर दो चीज़ें आई हैं। नंबर 1, एक अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया है, इसके साथ शो कॉज नोटिस आया है, यानी बिरयानी आई है और उसके साथ चटनी आई है, डिमांड नोटिस आया, सॉरी शो कॉज नोटिस, डिमांड नोटिस। तो बिरयानी आई है और उसके साथ चटनी आई है, यानी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया है और साथ आपके घर क्या आया है? डिमांड नोटिस आया है। डिमांड नोटिस का मतलब ये है कि अब आपने टैक्स जमा करवाना है। अच्छा, क्या टैक्स अथॉरिटीज की तरफ से आया हुआ हर ऑर्डर अमेंडेड असेसमेंट या असेसमेंट ऑर्डर होते हैं और उसके साथ डिमांड नोटिस आता है? कई दफा ऐसा नहीं होता। कई दफा ना ऑडिट होता है, ना शो कॉज नोटिस होता है, डायरेक्ट टैक्स वालों की तरफ से ऑर्डर आ जाता है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर नहीं होता, वो डिमांड नोटिस नहीं होता, डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है। वो आपके साथ वाले के बारे में आता है कि आपके साथ वाले को नॉन रेजिडेंट का हमने क्या करार दे दिया है? रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसा कोई ऑर्डर आए टैक्स वालों की तरफ से, तो उससे पहले कोई ऑडिट शुरू नहीं हुआ होता, शो कॉज नोटिस नहीं आता, कोई आपने अपनी रिटर्न नहीं जमा कराई होती, बस आपको पकड़ के कह दिया जाता है कि यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ। हाँ, बाद में उससे टैक्स कैसे लिया जाएगा ये अलग मामला है। फिलहाल आपको करार तो दिया जाए ना कि आप नॉन रेजिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो अगर कभी आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया जाए, तो याद रखिएगा असेसमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, आपको ऑर्डर आएगा, उसके साथ डिमांड नोटिस नहीं लिखा होगा। फिलहाल आपसे टैक्स कोई नहीं मांगा जा रहा होगा। तो ये हमने डिस्कशन की थी। देखें ना, अपील जब आप कमिश्नर अपील को करते हैं तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी असेसमेंट ही हुई हो। हाँ, बेस्ट जजमेंट हो सकती है, अमेंडेड असेसमेंट हो सकती है, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपको रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया जाए नॉन रेजिडेंट का। ऐसी सूरत में असेसमेंट तो कोई नहीं हो रही, तो ऐसी सूरत में आपके घर डिमांड नोटिस नहीं आता। जब आपके पास डिमांड नोटिस नहीं आता, तो फिर ऐसी सूरत में, जिसको मैं नाम दूंगा इफ अपील डज नॉट रिलेट टू असेसमेंट, जिसमें आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दिया है, अगर ऐसा केस नहीं है, तो फिर आप कमिश्नर अपील को 30 दिन में अपील करेंगे ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। जिस दिन आपको ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर एक पुलाव है खाली, ना वो बिरयानी है ना वो चटनी है, वो खाली पुलाव है चटनी के बगैर वाला, वो आपको सिर्फ एक ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर मिलने के 30 दिन के अंदर आप अपील करेंगे। लेकिन अगर सरासे वाला सिनेरियो है, जिन्होंने रिटर्न जमा कराई थी, ऑडिट हुआ, शो कॉज नोटिस हुआ, उनको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आएगा, तो उनके पास 30 दिन होंगे डिमांड नोटिस के मिलने के बाद। डिमांड नोटिस माना कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के साथ ही आता है, लेकिन उनको डिमांड नोटिस के बाद 30 दिन मिलेंगे और इन लोगों को ऑर्डर मिलने के बाद 30 दिन मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा, डिमांड नोटिस के साथ एक और चीज भी आती है, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर या असेसमेंट ऑर्डर। असेसमेंट ऑर्डर भी आ जाता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर भी आ सकता है। तो कोई भी असेसमेंट ऑर्डर आता है डिमांड नोटिस के साथ, लेकिन ये जो ऑर्डर है, ये वाला ऑर्डर अकेले आता है, इसका असेसमेंट ऑर्डर से ताल्लुक नहीं है। अच्छा,
अच्छा, एक बात मैं पहले आगे की पढ़ाऊंगा। सेक्शन 129 डिसीजन इन अपील। डिसीजन इन अपील का क्या मतलब है? कोर्ट का फैसला आ गया, किधर है गया, कितने दिनों में फैसला सुनाना है इसने? नहीं 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 नहीं। कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अगर आप कमिश्नर अपील के दरबार में गए और कमिश्नर अपील को कहे यार सुने आप तो बहुत बड़े जज हैं और माना कि आप सबसे छोटे वाले जज हैं, लेकिन सुने कि आप बहुत बड़े जज हैं, तो सर जी आप फैसला सुना दें ज़रा। तो फर्ज करें 1 जनवरी को आपने जाके अपील की है, 1 जनवरी को जाके अपील की है, तो फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तकरीबन अप्रैल तक 120 दिन पूरे हो जाएंगे। तो आपका अप्रैल तक फैसला सुना दिया जाएगा। तो कमिश्नर अपील के दरबार में अगर आप जाके अपील करेंगे तो क्या 10 साल बाद कमिश्नर अपील फैसला सुनाएगा? कितने अरसे में कमिश्नर अपील फैसला सुना देगा? ये 120 दिन किसके ऊपर चेक है? कमिश्नर अपील्स के ऊपर। अच्छा, कल हमने क्या पढ़ा था कि जब टैक्स पेयर को कमिश्नर के किसी फैसले से एतराज हो तो टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के पास जा सकता है 30 डेज ऑफ डिमांड नोटिस या 30 डेज ऑफ ऑर्डर, विच एवर द केस में बी। और आज हमने पढ़ाए कमिश्नर अपील अपना फैसला सुनाएगा कमिश्नर को और टैक्स पेयर को। ये तो कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाना है। कमिश्नर अपील के पास फैसला सुनाने के लिए कितने दिन हैं? 120 दिन। और टैक्स पेयर ने उसकी खिदमत में अपील कब तक करनी है? और फिर कमिश्नर अपील ने फैसला कब तक सुनाना है? तो इसलिए कमिश्नर अपील टैक्स पेयर को बोलें कब तक फैसला सुनाएगा? 120 दिन में। समझ आ गई बात? कमिश्नर अपील को जल्दी जल्दी फैसला सुना देना चाहिए, 2-3 साल नहीं लगाने चाहिए। इसका मतलब है वो जो हियरिंग वगैरह कल हो रही थी, कोर्ट हमने बनाया था एक डायग्राम सी, तो उस हियरिंग को 120 दिन में समेट के फैसला भी सुनाने कमिश्नर अपील ने। अच्छा, एक मसला आता है, वो ये आता है कि आपको अपील फाइल करने के लिए एक शर्त है कि रिटर्न के साथ आपने टैक्स जमा कराया हो, ठीक है? लेकिन मुझे ये बताएं कि जब कमिश्नर ने कहा तुम्हारी इनकम 20 नहीं है 32 है, तो फिर आप किस पे टैक्स जमा करा चुके हैं ऑलरेडी? इन दोनों का डिफरेंस किस पर टैक्स जमा करवाना है, किस पर करवा दिया? ये जो 12 पे आपने टैक्स जमा करवाना है, एक्स्ट्रा 12 पर टैक्स जमा करवाना है, ये टैक्स आपको कब देना चाहिए? कमिश्नर अपील के फैसले के बाद ये टैक्स देना चाहिए 120 दिन बाद, या कमिश्नर आपको ये भी कह सकता है कि कमिश्नर अपील का फैसला जो मर्जी आए, पता नहीं 120 दिन बाद आए, पाकिस्तान है लेट आए, कमिश्नर आपको ये कह सकता है तेरी मेहरबानी 20 पे तूने टैक्स जमा करा दिया है, कमिश्नर अपील का जो मर्जी फैसला आए डस्टबिन में फेंक, तो उस बात को साइड पे रख दे, पता नहीं क्या बने कमिश्नर अपील के फैसले का। खुदा के लिए 12 पर डिमांड नोटिस मैंने तुझे भेज दिया, टैक्स पे कर दे, बाकी बात बाद में देखी जाएगी कि कमिश्नर अपील तेरे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। बस तू मुझे 12 पर टैक्स जमा करवा। 120 दिन का कौन इंतजार करे? इमरान खान इंतजार नहीं कर सकता 120 दिन का। क्या कमिश्नर टैक्स पेयर को ये कह सकता है कि हुकूमत को टैक्स की जरूरत है, तो कमिश्नर अपील का फैसला जो मर्जी आए तो मुझे टैक्स जमा करवा? कह सकता है? इतनी लंबी बात किया तो कह ही सकता होगा ना? नहीं कह सकता होगा तो क्यों करनी थी? तो कौन किसको क्या कह सकता है? कमिश्नर कौन किसको क्या कह सकता है? कमिश्नर टैक्स पेयर को कह सकता है कि कमिश्नर अपील का फैसला तो पता नहीं पाकिस्तान है कब आए, 120 दिन तो किताबी बातें हैं, तू ऐसा कर जो 12 लाख एक्स्ट्रा बनाए उस पर टैक्स जमा करवा। अब आप चाहे ग्राउंड्स ऑफ अपील 30 दिन में जमा करवा भी दें,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असूली तौर पे आपकी जिम्मेदारी है कि वो जो डिमांड नोटिस आया है उस पे अमल दरामद करें, और आपकी जिम्मेदारी है कि डिमांड नोटिस के हुक्म को जरूर पूरा करें, और 12 लाख पे जो टैक्स बनता है वो तो दे देना, बाद में देखी जाएगी कमिश्नर अपील का क्या फैसला आता है। तो ये बात, हाँ बाद में रिफंड हो जाएगा, जाहिर बात है आप केस जीत के तो ये बात जो है वो मेरे भाई बात सुनिएगा, वो टिश्यू पेपर उसको दे दो, फिर पढ़ा नहीं जा रहा टिश्यू। तो ये बात जो है वो मेरे भाई ये लो, ये बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप कमिश्नर अपील को अब होगा क्या, किसके लिए ये मसला खतरनाक है और कौन बेचारा परेशान हो जाएगा, टैक्स पेयर परेशान हो जाएगा। टैक्स पेयर क्यों परेशान होगा, टैक्स पेयर इसलिए परेशान होगा कि टैक्स पेयर को टैक्स जमा करवाना पड़ रहा है। अब टैक्स पेयर इस परेशानी के हल के लिए क्या करे, टैक्स पेयर जब अपील करने 30 दिन में जा सकते हैं ना, तो जिस दिन मर्जी जा रहा हो, जिस दिन टैक्स पेयर कमिश्नर अपील के दफ्तर में अपील करने जा रहा हो उस दिन एक एप्लीकेशन बनाए, कमिश्नर अपील वो आ गया, वो आ गया, मेरे पीछे पड़ा हुआ है और लगा हुआ है पैसे दो पैसे दो पैसे दो, मैंने नहीं देने। हार्डशिप किसके लिए है, टैक्स पेयर के लिए, कि उसको पैसे अरेंज करके देने पड़े हैं। तो ये कमिश्नर अपील को अपील तो कर ही रहे, एक एप्लीकेशन भी देगा, ग्राउंड्स ऑफ अपील तो अलग चीज थी ना, वो कल पढ़े थे, एक एप्लीकेशन भी देगा कि खुदा के लिए कमिश्नर को पीछे करो मेरे से, मैं तंग आ गया हूं, ये मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। अगर कमिश्नर अपील के दिल में आ गया और कमिश्नर अपील के दिल में रहम का मादा मॉलिक्यूल, रहम का मादा जागा कमिश्नर अपील में, एटम जागा अंदर, तो कमिश्नर अपील कहेगा टैक्स पेयर को रिलैक्स कर, तू 30 दिन तक टैक्स जमा ना करा, तू 30 दिन तक, फैसला मैंने 120 दिन में ही सुनाना है मुझे पता है, लेकिन मैं तुझे इतनी ज्यादा छूट नहीं दे सकता। अगर 1 जनवरी को तूने मेरे पास अपील की है तो मुझे पता है मैंने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मैंने अप्रैल तक फैसला सुनाना है, लेकिन 30 दिन की तुझे छूट देता हूं, जा पैसे जमा ना करा, रिलैक्स कर, पैसे जमा ना करा, इससे ज्यादा। और कमिश्नर को, लेकिन ये बात करने से पहले ना कमिश्नर को अंडरस्टैंडिंग में लेगा, कमिश्नर यार मैं उसे रिलैक्स कर रहा हूं तो ज्यादा तंग ना करी, तो 30 दिन तक उसे ना छेड़ी। तो ये आपको किससे इजाजत मिल गई, कोर्ट से, क्या जमा करवाने की, टैक्स ना जमा करवाने की। अगली बात ये होगी कि जब बात आगे बढ़ेगी तो फिर 30 दिन जब गुजरेंगे तो 30 दिन के बाद जो है वो टैक्स पेयर फिर चला जाएगा इधर, टैक्स पेयर कहेगा यार 30 दिन पूरे होने वाली हैं, ये ना आके मुझे हल्की हल्की सी जो है ना वो तंग करता रहता है थोड़ा थोड़ा कि 30 दिन पूरे होने वाले हैं, 30 दिन पूरे होने वाले हैं, तो 28-29 तारीख से ना इसने मुझे डराया हुआ है 30 दिन पूरे होने वाले हैं, तो यार मैं क्या करूं, तू देख। और टैक्स पेयर इससे बाद तो लेट ही जाएगा, लेट जाएगा, कहेगा बस हो गई है मेरी, बस हो गई, मैंने नहीं पैसे जमा करवाने, तो अखीर हो गई है बहुत, मैं थक गया हूं, मैं नहीं पैसे जमा करवा सकता। अब कमिश्नर अपील के दिल के अंदर मॉलिक्यूल तो है, तो कमिश्नर अपील के दिल के अंदर दोबारा वो रहम का मादा जागेगा और कमिश्नर अपील कहेगा टैक्स पेयर को रिलैक्स हो जा, रिलैक्स, तुझे मैं 1 महीना और देता हूं, 1 महीना और देता हूं, जा महीना और रिलैक्स कर, इस महीने भी तो टैक्स जमा ना करवा। अब लॉ मेकर को चढ़ गया गुस्सा कमिश्नर अपील पे, लॉ मेकर ने कहा कमिश्नर अपील तूने लूट मचाई हुई है, पहले भी महीने की छूट दे दी, अब भी महीने की छूट दे दी, यानी कि 1 जनवरी को उसने अपील की थी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तूने फैसला सुनाना था, फैसला तो अलग बात है, तुझे उसने आके रिक्वेस्ट की कि मुझे छूट दे दे, तूने महीने की छूट दे दी जनवरी की, फिर उसने आके रिक्वेस्ट की, फिर तूने फरवरी की छूट दे दी। अगर ये तू दूसरी रिलैक्सेशन इसको देता है ना तो फिर सजा सुन ले कमिश्नर अपील, तेरी सजा हम बताएंगे, तेरी सजा ये है फिर तूने 120 दिन में केस का फैसला नहीं सुनाना, फिर इन 60 दिनों में केस भी निपटा दे, 30 दिन पहले वाले जो जनवरी में आपने उसको छूट दी और फिर आगे फरवरी वाले दिन, इन 60 दिनों के अंदर अंदर तूने केस का फैसला भी सुना देना है, फिर तेरे लिए 120 दिन वाली लिमिट नहीं है। समझ आई? उर्दू में पढ़ें, कौन सा छूटा था, पॉइंट 1A और 1AA, ये सेक्शन 128, आगे जाके 4-5 सफ़े देख लें। अगर कमिश्नर अपील मुनासिब समझे तो कमिश्नर को कह दे,
कि टैक्स देना टैक्स पेयर के लिए मुश्किल है, तो कमिश्नर 30 दिन तक टैक्स पेयर से टैक्स नहीं मांगेगा। ठीक है जी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील्स, ऐसा करने से पहले कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील कमिश्नर को बताकर टैक्स पेयर को टैक्स जमा कराने के लिए 30 दिन की और छूट भी दे सकता है, लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि फिर इन अगले 30 दिनों में केस का फैसला सुना देगा। कौन? हाँ, फैसला सुना देगा कमिश्नर अपील, लिखेगा कमिश्नर अपील, फैसला सुना देगा कमिश्नर अपील। अच्छा, ये दो बातें अलग अलग होती है ना। अम्मी कहती हैं अब्बू के पास अगर तुम 5 मिनट में चले गए ना तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन अब्बू के पास 5 मिनट में जाने के बाद अब्बू 1 घंटा लेंगे तुम्हारा फैसला सुनाने में। ये बात याद रखना, 5 मिनट में तुम पहुंच जाओ अगर अब्बू के पास तो 1 घंटे में तुम्हारा फैसला सुना देंगे। तो 30 दिन में अगर हम पहुंच जाएं कमिश्नर अपील के पास तो 120 दिन में वो हमारा केस का फैसला सुना देगा। ये जो मैंने बात की है इसका टैक्स पेमेंट से ताल्लुक नहीं है, ये जो मैंने बात की है इसका टैक्स पेमेंट से ताल्लुक नहीं है। अभी जो मैंने बात की है, आपने कितने दिनों में कमिश्नर अपील के पास जाना है? आपने कहना है मैंडेट असेसमेंट ऑर्डर में ये जो मेरे साथ हुआ था ये होना नहीं बनता था, तो आप कितने दिनों में कमिश्नर अपील के पास जाएंगे? 30 दिन में। कमिश्नर अपील कितने, अगर आप फर्ज करें आप 1 जनवरी को कमिश्नर अपील के पास चले गए तो उसके पास कितने महीने हैं फैसला सुनाने के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने हैं फैसला सुनाने के लिए। इन 4 महीनों में से फैसला सुना देना चाहिए। लेकिन अब आप उसी दिन जिस दिन अपील करने जा रहे थे 1 जनवरी को, आपने एक एप्लीकेशन भी डाल दी, मैं तुम्हें अप्लाई करता हूं यार खुदा के लिए मुझे टैक्स रिकवरी का स्टे दे दो। टैक्स रिकवरी हो रही है कमिश्नर की तरफ से, उसका मुझे स्टे दिलवा दो। तो टैक्स रिकवरी के स्टे के लिए अब आप एक एप्लीकेशन देंगे, और एप्लीकेशन आप किसको देंगे? कमिश्नर अपील को, और वो कहेगा 1 जनवरी को तूने मुझे अपील किया, 30 दिन तक तो टैक्स जमा ना करा, यानी जनवरी का महीना भी आपका अल्लाह का शुक्र है गुजर जाएगा। लेकिन जब जनवरी का एंड आने वाला होगा तो 1 महीना पूरा होने वाला होगा, कमिश्नर आपको तंग करना शुरू कर देगा, भाईजान महीना पूरा होने वाला है, आपने टैक्स जमा कराने हैं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं कमिश्नर अपील के बाद दोबारा जा रहा हूं। अब हो सकता है कमिश्नर पे ज्यादा दे ना दे, अगर नहीं दी तो फिर तो आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा कमिश्नर अपील के दिल के अंदर मॉलिक्यूल जागे और रहम का मादा जागे, वो मादा फिर बाहर आके जब कमिश्नर के जबान से ये निकलेगा, कमिश्नर अपील की जबान से ये निकलेगा मैं तुझे 30 दिन की और छूट देता हूं, तो लॉ मेकर चीख पड़ेगा अब इन 30 दिनों में तूने फैसला भी सुनाना है। ये 30 दिन और पिछले 30 दिन मिला के टोटल 60 दिन बन गए। तो अपील करने के 60 दिन में आप कमिश्नर अपील ने फैसला सुनाना है, लेकिन आम हालात में इसने कितने दिन में फैसला सुनाना होता है? पेज 326। ये लॉ में ना नया आया हुआ है, पहले नहीं था, 1A1AA। इस पॉइंट ने टैक्स पेयर्स को बड़ा खुश कर दिया हुआ है। द कमिश्नर, इफ कमिश्नर अपील थिंक्स, किसके दिल में रहम का मादा जागा? इफ कमिश्नर अपील थिंक्स दैट टैक्स रिकवरी कौन कर रहा होगा? किससे? दैट टैक्स रिकवरी शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप फॉर टैक्स पेयर। अनड्यू हार्डशिप किसके लिए है? टैक्स पेयर के लिए। और टैक्स रिकवरी किसकी तरफ से है? बाय कमिश्नर। यार ये इस वजह से समझ नहीं आती फिर घर में। इफ कमिश्नर अपील थिंक्स दैट टैक्स रिकवरी बाय कमिश्नर शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप फॉर टैक्स पेयर, तो ही से क्या मुराद है? कमिश्नर अपील। ही से क्या मुराद है? कमिश्नर अपील। कमिश्नर अपील में स्टे द रिकवरी कौन रुकवाएगा? उसी के पास पावर है ना। ही में स्टे रिकवरी अप टू 30 डेज। लेकिन यार इसके लिए एक शर्त है, ब्रैकेट में ले लें, शर्त बता दें क्या है? आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर को बता के, आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कमिश्नर को बता के टिश्यू पेपर देना, आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगली लाइन पढ़ लें जरा, समझ आ रही है? डबल रहम का मादा जाग गया। अगली लाइन पढ़े। द कमिश्नर अपील मे स्टे रिकवरी फॉर अ फर्दर डबल रहम का मादा जागा, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर। इसको ब्रैकेट में ले लेना, ये तो पिछली वाली बात ही है ना।
आफ्टर प्रोवाइडिंग कमीशन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। हाउएवर इन दिस केस, किस केस में? जब 30 डेज दे या जब फर्दर 30 डेज दे? हाउएवर इन दिस डेज कमिश्नर अपील शैल पास एन ऑर्डर ऑन अपील, कमिश्नर अपील शैल पास एन ऑर्डर ऑन अपील, अपील का फिर फैसला सुनाएगा। shall pass an order on appeal in the said period of 30 days, in 30 days के अंदर फैसला सुनाएगा। डन। रहम स्केयर, रहम स्केयर के केस के अंदर जो है वो फैसला सुनाना पड़ेगा आपको कितने दिनों में? 30 दिनों में, अगर मादा दोबारा पैदा हो गया। अच्छा भाई, ये देखें इधर, ये आपने पढ़ना है मेरे साथ फोकस करके 20 मिनट। ये जब पढ़ेंगे ना 129 आप, तो फिर आपका 130, 131 और 132 ये सारे 5 मिनट में हो जाएंगे, क्योंकि ये रेपिटिशन है। जो बातें कमिश्नर अपील के लिए लिखी हुई हैं वही बातें किसके लिए लिखी हुई हैं? अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए। और फिर ऑब्वियसली हमारे 3 पेजेस रह जाएंगे, 1, 2 और 3। उनको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 2 दिनों में समेट लें, और फिर साथ न्यूमेरिकल्स अब आज कल और परसों 3 दिन तो हमारी नॉर्मल तरीके से नहीं कल परसों तरसों जुमे तक तो हमारी नॉर्मल तरीके से क्लास चलेगी। उसमें हम ये 3 पेजेस पढ़ेंगे और साथ साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके चलें जी। ये सेक्शन 129 डिसीजन एंड अपील, किसका फैसला आएगा? कमिश्नर अपील का। कमिश्नर अपील कितने फैसले सुना सकता है? भाई कमिश्नर अपील 3 किस्म के फैसले सुना सकता है। इन डिसाइडिंग द अपील, इन डिसाइडिंग द अपील में क्या कहा गया है? अपील में यह कहा गया है कि आपकी इनकम थी 20 और वो बढ़ा के किस पे ले गए हैं हम? 32 पे। आपने रिटर्न में कितनी कराई थी जमा? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर में कितनी बन गई थी? 20। और फिर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर के मुताबिक ऑडिट के बाद कितने की बन गई थी? 32। 3 किस्म के फैसले आ सकते हैं। द कमिश्नर अपील में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, हाँ तुम्हारी इनकम 32 है। मे मेक एन ऑर्डर टू कैंसल, नहीं तुम्हारी इनकम 20 ही है, रिलैक्स रहो, वो जो कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था उसे मैं कैंसिल करता हूं। नहीं तुम्हारी इनकम 22 है, दरमियान में कहीं तुम्हारी इनकम 22 है। तो कितने किस्म के ऑर्डर आ सकते हैं? 3 किस्म के। रिटर्न से किस पे जाना था? अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर पे जाना था। ये किस पेज से कंटिन्यूएशन में है? ये किस पेज पे? 20 और 32 याद ही ना रहे, पता चले कल को। 3, 2, 5। कमिश्नर अपील कितने किस्म के फैसले सुना सकता है? नंबर 1 कंफर्म। कंफर्म का क्या मतलब है? जो कमिश्नर ने कहा था वो कंफर्म है। कंफर्म सुन के तो टैक्स पेयर ने रोने लग जाना है, टैक्स पेयर की तो पांव के नीचे से जमीन निकल जानी है, उसने तो दलदल में चले जाना है। कंफर्म तो बड़ा खतरनाक फैसला है। या कमिश्नर अपील फैसला सुना सकता है कैंसल, या कैंसिल किया मैंने, तो फिर तो टैक्स पेयर खुश हो जाएगा। और तीसरी सूरत क्या है? मॉडिफाई, बीच बीच में कोई केस। In deciding appeal, commissioner appeal may make an order to blah 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 to confirm the assessment order, to modify the assessment order and to cancel the assessment order. इसको ब्रैकेट में ले लें, after examining evidence causing inquiries। ठीक है जी। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो असेसमेंट ऑर्डर के नहीं होते, जिसमें मैंने आपको कहा था आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया जाएगा। तो ये वो वाला केस है। इन एनी अदर केस, इन एनी अदर केस कौन से होते हैं? नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया। इन एनी अदर केसेस में मेक सच ऑर्डर एज यू थिंक फिट। उसमें क्या ऑर्डर होगा? या तुम रिप्रेजेंटेटिव हो या नहीं होगा। तो ये बार बार यार चल रहा है, ये देखें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, असेसमेंट ऑर्डर बार बार चल रहा है, अदर केसेस अलग अलग चल रहा है। तो अदर केसेस से मुराद है आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया। कमिश्नर अपील का फैसला आया 34। टैक्स पेयर ने कहा मार ही देना था मुझे।
ओए मैं तेरे पास आया था 32 को 20 कराने, तू तू नवा नवे है सोने, तू क्या है? खुदा का खौफ कर, कमिश्नर अपील है, कोई अक्ल है? ये अंदर बोल रहा होगा ना, मुंह पे तो नहीं कहता, कोई अक्ल है, कोई तमीज है? तू बत्ती को 34 में ले गया है, मेरी तो बत्ती बंद हो गई है। लॉ मेकर कहते हैं कमिश्नर अपील ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले ना जरा टैक्स पेयर को बता दो, वरना झटका लगेगा उसे एकदम। तो ये बताने से, ये करने से पहले ना एक दफा, क्योंकि कई दफा पता चलता है कि ये जो फिगर है, मिसाल के तौर पे ये पेनल्टी वाली फिगर 6 नहीं थी, 8 थी, ऑडिट करके पता चलता है या कोई भी इन्वेस्टिगेट करके पता चलता है फिगर 8 थी, तो फिर तो ये 34 होगा, फिर तो और कोई हल नहीं इसका। तो कमिश्नर अपील अगर चाहे तो 32 से 34 पे भी लेके जा सकता है। तो ये तो नया पॉइंट इसके लिए बनाना पड़ा ना, पूरा पॉइंट 2 प्रोटोकॉल। लेकिन ऐसा करने से पहले एक शर्त है, इफ ही हैज प्रोवाइडेड appellant a reasonable opportunity of showing cause। appellant को कहेगा शो कॉज, वजह बताओ क्यों ना 34 कर दूं, और अगर वो वजह ना बता पाया तो फिर ये 34 कर दिया जाएगा। ही कौन? कमिश्नर अपील। द कमिश्नर अपील कैन ओनली बढ़ा असेसमेंट। बढ़ा का क्या मतलब है? 32 से किस पे ले गया है? 34 पे। लिख लिया आपने, 32 से किस पे ले गया? 34 पे। कमिश्नर अपील में बढ़ा असेसमेंट। अच्छा, एक और चीज से भी आपको दुख हो सकता है वैसे, डिक्रीज रिफंड। ये तो अक्सर बात चल रही है, इनकम बढ़ाने से दुख होता है आपको, रिफंड कम करने से। क्या कर सकते हैं कमिश्नर अपील ऐसा? कैन कर सकता है, कैन, ही कैन, लेकिन एक शर्त है, इफ ही हैज प्रोवाइडेड द टैक्स पेयर। अच्छा, जहां जिसको डिस्टर्बेंस हो रही हो ना, उसे कहा जाता है कि हम तुझे बताएंगे। जैसे 30 दिन की छूट टैक्स पेयर को दी जा रही थी, वो तो खुश हो रहा था, तो वहां हमने पढ़ा था कि 30 दिन और फर्दर 30 दिन की छूट देने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दो कमिश्नर को। और यहां जो है वो 32 से 34 पे जाने से कौन परेशान होगा? तो फिर यहां किसको बताना है आपने? टैक्स पेयर को। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है कि एओपी की इनकम रिवाइज हो, तो आपको पता है एओपी की इनकम फिर तोड़ के पार्टनर्स में बांटी जाती थी। तो एओपी की इनकम पार्टनर में बांटी जाती थी। अगर एओपी की इनकम रिवाइज होगी तो इससे इंप्लाइड बात क्या है, और किस किस की इनकम रिवाइज होगी? सुहेल, खालिद, काजी वाला सवाल एक हमने किया था, एक बाकिर असद वाला सवाल किया था। तो क्या एओपी की इनकम रिवाइज करने से पार्टनर्स की इनकम भी रिवाइज हो जाती है? तो अगर कभी ये कहा गया कि एओपी की इनकम रिवाइज हो रही है, तो दिखने में तो लगेगा कि एओपी के बारे में फैसला आएगा, लेकिन इंप्लाइड ये है कि पार्टनर्स के बारे में भी तो रिवीजन होगी, क्योंकि एओपी की इनकम पे क्या डिपेंड करता है? पार्टनर्स की इनकम डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे की तनख्वाह है, कोई उसका एम्प्लॉयर के मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाता हूं, तो उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बच्चों के ऊपर भी असर पड़ेगा उसका। सिमिलरली अगर एओपी की इनकम बढ़ाई जाए तो एओपी पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उनके पार्टनर्स की भी टैक्स कैलकुलेशन आपको पता रिवाइज करनी पड़ेगी। इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील, किसका फैसला आ गया? कमिश्नर अपील का। इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील एनी चेंज इज मेड इन द असेसमेंट ऑफ एओपी की असेसमेंट चेंज हो गई, या न्यू असेसमेंट ऑफ एओपी इज ऑर्डर्ड। कई दफा चेंज हो जाती है, कई दफा एओपी की नई असेसमेंट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नए सिरे से। नया ऑर्डर भेजेंगे उसके घर, या पुराने को बेहतर करके नया, या फिर पुराने को बेहतर करके, या चेंज इज मेड इन द असेसमेंट ऑफ एओपी। तो कमिश्नर अपील इजाजत देगा कमिश्नर को, किस चीज की इजाजत देगा? आगे देखिए, वगैरह बता दें कि इस फैसले की बुनियाद पे 2-3 लोगों को और छेड़ो जो इनके क्या हैं? पार्टनर्स हैं। कमिश्नर अपील shall authorize commissioner to amend the assessment of partners also. To amend the assessment of partners also. Clear? ये क्या मतलब है? In this case, general time limit for amending the assessment will not apply. In this case, general time limits will not apply. इसमें 122 वाले टाइम लिमिट्स
जनरल टाइम लिमिट्स 122 में लिखी हुई है। जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। क्या मतलब है इस बात का, देखें। ये हमने 122 के 5 की एग्जांपल की थी, 122 के 2 की। आपने एओपी ने क्या जमा करवाई, फर्ज करें रिटर्न। रिटर्न क्या बन गई, एओपी की फर्स्ट अमेंडमेंट कब तक हो सकती है, 1 2 3 4 5 साल के अंदर अंदर। इस दिन एओपी की फर्स्ट अमेंडमेंट हुई, इस दिन किसकी हुई, एओपी की, पार्टनर की। अटेंटिव रहने, एओपी की अमेंडमेंट हुई पार्टनर की। अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है, 20 से इनकम 32 पे कर दी गई एओपी की, इस दिन हुई। इसके 30 दिन के अंदर कमिश्नर अपील को अपील की, कमिश्नर अपील ने 120 दिन में फैसला सुनाया। अब मेरी उंगली देखें हम कहां खड़े हैं, 5 साल के बाद। अब एओपी की असेसमेंट तो अमेंड होगी। एओपी की तो, एओपी के खिलाफ तो कमिश्नर अपील का फैसला सुना दिया गया है, एओपी के खिलाफ तो जो होगा। यहां खड़े होकर सुहेल खालिद को कहा जाएगा क्योंकि एओपी की इनकम बदली है तो तुम्हारी भी इनकम बदली है। वो कहेंगे हमारे 5 साल गुजर चुके हैं, ये देखो हमारा तो ऑडिट शुरू ही नहीं हुआ था, हमारे 5 साल गुजर चुके हैं। तो लॉ कहते हैं इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। तुम्हारे केस में जनरल टाइम लिमिट्स, समझ आई बात, कोई नहीं समझ आई। देखिए ना, छेड़ा किसको है आपने, एओपी को। तो पार्टनर्स का शायद एतराज जेन्युइन बनता है कि छेड़ा किसको है, एओपी को। छेड़ा कब, बॉर्डर पे। उसने कितने दिनों में अपील कर दी, 30 दिनों में। कमिश्नर अपील का फैसला आ गया 100। अब यहां खड़े होके कमिश्नर अपील ने कहा ओए एओपी तेरी इनकम बढ़ गई। अब एओपी की तो इनकम बढ़ी, लेकिन सोचने की बात है पार्टनर्स की टैक्स कैलकुलेशन उसकी बेस पे रिवाइज होनी चाहिए। पार्टनर्स को जब कहा कि तुम्हारी भी कैलकुलेशन रिवाइज होगी तो पार्टनर से कहा हमारे तो 5 साल गुजर चुके, हमारा तो ऑडिट शुरू नहीं हुआ था। ऑडिट तो किसका शुरू हुआ था, एओपी का। और पार्टनर्स की तो जाती इनकम्स होती हैं। तो पार्टनर से कहा हमारे तो 5 साल गुजर चुके, तो हमें क्यों पंगे ले रहे हो। तो लॉ मेकर ने कहा ये तो लेंगे हम पंगे। इन दिस केस जनरल टाइम लिमिट्स विल नॉट अप्लाई। मेरे भाई जनरल टाइम लिमिट नहीं लगेंगी इस केस में। अच्छा, in this case general time limits for amending the assessment will not apply for partners। for partners के लिए जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी। 122 वाली लिख लें, 122 वाली टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी यार। एक और केस में ना जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगती। टाइम है ना, तो ये तो नहीं आपके सिलेबस को ऐसे ऐसे करके खत्म करा दें, तो फिर बातें सुना करें। फिर एक और केस में भी जनरल टाइम लिमिट्स नहीं लगेंगी, वो हमने कल पढ़ा था, लेकिन वहां मैंने ना जरा ज्यादा फोकस नहीं किया था। 125 में इस बंदे का टैक्स ईयर कौन सा है, 2010। डिस्प्यूट हो गया था प्रॉपर्टी पे, और हमारे पाकिस्तान का शहजादे कोर्ट ने 2019 में जाके बताया कि ये प्रॉपर्टी ए की है या बी की है। जब कोर्ट ने जाके बता दिया ए की है या बी की प्रॉपर्टी है, तो मिसाल के तौर पे कोर्ट ने कहा बी की प्रॉपर्टी है, बी ने कहा मेरी असेसमेंट ना करो क्योंकि 2010 का साल खत्म होगा 30 जून 10 को। 30 जून 10 की 30/9/10 को रिटर्न बनाई जाएगी। 30/9/10 के साल का एंड होगा 30 जून 11। आपको पता है वहां से आगे हम 5 साल गिनते हैं सेक्शन 122 में, 12 13 14 15 16। कहेगा 30 जून 16 हो गया, मेरी कौन सी असेसमेंट कर रहे हो, भागो इधर से। नहीं, लॉ मेकर ने यहाँ नई टाइम लिमिट बनाई। उसने कहा यहाँ 5 साल की लिमिट नहीं है, यहाँ तो कोर्ट का फैसला आने के बाद 1 साल बता रहा हूं तुझे मैं। तो यहां भी जनरल टाइम लिमिट अप्लाई नहीं हुई थी, तो यहां भी जनरल टाइम लिमिट 122 वाली नॉट अप्लाई। बल्कि अब कहां से टाइम लिमिट शुरू करेंगे, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर के साल के आखिरी दिन से शुरू करेंगे या कोर्ट के ऑर्डर के साल के आखिरी दिन से। तो यहां भी जनरल टाइम लिमिट्स कौन से वाली नहीं लगेंगी, 122 वाली नहीं लगेंगी। ओके
आखिरी दफा पढ़ लें। इफ आफ्टर डिसीजन ऑफ अपील, if after decision of any change is made in the assessment of AOP, the commissioner appeal shall इजाजत देगा किसको? कमिश्नर अपील किसको इजाजत देगा रे? कमिश्नर को क्या इजाजत देगा? टू अमेंड द असेसमेंट ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो। पार्टनर्स की असेसमेंट भी तुम उठा के बदल दो। क्लियर? ओके। अच्छा जी, कमिश्नर अपील के पास हम 1 जनवरी को अपील लेके गए। कमिश्नर अपील ने फैसला कब तक सुनाना है? 120 दिन। द कमिश्नर अपील विल पास एन ऑर्डर विद इन 120 days ऑफ फाइलिंग अपील। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय फर्दर। तो 1 जनवरी को अगर अपील की तो कमिश्नर अपील को चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक फैसला सुना दे। ना सुना पाया तो मई, जून ले ले, लेकिन सुना दे फैसला। फॉलोइंग टाइम विल नॉट बी काउंटेड इन अबव डेज। यार ये बात कई दफा हुई है। भाई ने कहा कि 5 मिनट में चाय बना दो, अब उधर से घंटी बज गई बाहर, तो बड़े भाई ने आपको कहा जाओ पे जाके पहले घंटी बजी है, दरवाजा खोल के आओ। अब बताएं आप उसे क्या कहेंगे? भाईजान मेरे 5 मिनट फिर गिनना शुरू ना करो। और फिर थोड़ी देर बाद भाई का फोन आ गया, तो भाई ने कहा भाई मेरा फोन सुन के आओ। अब उधर आपको घंटी बजने पे भेज रहा है, इधर उधर कह रहे हैं 5 मिनट में चाय। अब आप उसे क्या कहेंगे? 5 मिनट मेरे कब शुरू होंगे? जब मैं किचन में पहुंच जाऊंगा, फिर 5 मिनट। ये टाइम काउंट इसमें नहीं किया जाएगा। तुम इधर उधर पंगे डाल रहे हो। तो कमिश्नर अपील का दिल क्या चाह रहा है? कितने दिनों में फैसला सुना दूं? 120 दिनों में, या ज्यादा भी फड्डा पड़ जाए तो अगले 60 दिनों में। कमिश्नर अपील तो चाह रहा है, लेकिन टैक्स पेयर बीच में से पंगे डाल रहा है। टैक्स पेयर इधर उधर गायब हो जाता है जब भी केस की हियरिंग होती है। तो पोस्टपोनमेंट ड्यू टू अल्टरनेट रेजोल्यूशन कमेटी, एडजॉर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ। ये बात हम तीसरी दफा पढ़े हैं। एक दफा सेल्स टैक्स में पढ़ी थी, एक दफा इनकम टैक्स में भी कुछ दिन पहले पढ़ी थी, एक दफा दोबारा पढ़े हैं। एडजॉर्नमेंट क्या होता है? डिले। एक्सेलेंट, शुक्र है पता। डिले एट द रिक्वेस्ट ऑफ टीपी। टीपी कहते नहीं नहीं यार मैं तो बिजी हूं, 120 दिन में तो केस ना भी सुना, खैर है। तो टीपी अगर गायब हो जाए तो फिर तो कमिश्नर 120 दिन में बेचारा कहां से फैसला सुना सकता है? या टैक्स पेयर एडीआरसी चला जाए। एडीआरसी तो अब बहुत ही करीब रह गया, 2 सफ़े बाद 3 सफ़े बाद शुरू होने। तो अगर एडीआरसी के पास आप चले जाए तो भी मसला रिजॉल्व होने में 60 दिन से ज्यादा, 120 दिन से ज्यादा भी लग सकते हैं कमिश्नर अपील को। क्लियर? पहली लाइन यार उसने ऐसी लिखी हुई है, कमिश्नर अपना फैसला जब सुनाएगा किस किस के घर भेजेगा? कमिश्नर के दफ्तर भेज देगा और टैक्स पेयर के घर भेज देगा, बस। आफ्टर डिसीजन कमिश्नर अपील शेल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स, इसको काट दें आप, शेल स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ टैक्स एंड सर्व द ऑर्डर टू द एपेलेंट एंड द। कौन सा ऑर्डर है ये भाईजान? पॉइंट 4 को कहते हैं एपेलेट ऑर्डर। ये आज एक नया ऑर्डर आपकी हिस्ट्री में आया, एपेलेट ऑर्डर। एपेलेट ऑर्डर क्या होता है? कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट का फैसला, जज साहब का फैसला। लेकिन एपेलेट ऑर्डर ना यहां ना लिखें, एपेलेट ऑर्डर ना बेहतर है यहां लिख लें 1 के साथ। 1 है ना कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। वो तो नीचे वाले में सर्व हो रहा है, सिर्फ उनके घरों में जा रहा है, सर्व हो रहा है। असल में बना कहां है ऑर्डर? मेक कहां हुआ है? मेक मेक कहां हुआ है? मेक पहले पॉइंट में। और फिर सर्व कहां हुआ है? बना के कहां रख लिया? पॉइंट 1 में। पॉइंट 1 में बना के रख लिया, मेक लिखा हुआ है ना, मेक पॉइंट 1 में बना के रख लिया है। और इशू का लफ्ज लिखा हुआ है इधर, क्या लिखा हुआ है? सर्व। और इशू कब हुआ है? पॉइंट नंबर 4 में। डन। तो कौन बनाएगा ऑर्डर? कमिश्नर अपील। और कौन सर्व करेगा? कमिश्नर अपील। डन। चलें यार, तो टाइम फारिग हो गए हैं। यार एपेलेट ट्रिब्यूनल तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। एपेलेट ट्रिब्यूनल के अपॉइंटमेंट अटेंटिव रहने 5-7 मिनट। अपॉइंटमेंट ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो भाईजान दो किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं जुडिशियल मेंबर्स, एक होते हैं अकाउंटेंट मेंबर्स। एपेलेट ट्रिब्यूनल में ना असल में हुकूमत ऐसा करती है कि कुछ जज चुन लेती है। जज प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से ना कुछ जज चुन लिए जाते हैं। वो जज होते हैं तकरीबन 10-12 जज होते हैं। उनमें से 2-3 जजेस को कहा जाता है आप इस कमरे में जाके केस सुन लें। उन 10-12 में से 2-3 जजेस को कहा जाता है आप इस कमरे में जाके केस सुन लें। तो लाहौर में 10-12 जज हैं एपेलेट ट्रिब्यूनल में, इस्लामाबाद में भी 15-20 जज होंगे, कराची में 20-25 जज होंगे। तो 20-25 जजों का एक टोटल आप समझ लें टीम होती है।
उस टीम में से 2-3 को एक कमरे में मैच खेलने के लिए भेज दिया जाता है, 2-3 को दूसरे कमरे में मैच खेलने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये कमिश्नर अपील से ज़्यादा लर्नेड लोग होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इन लोगों के पास जो है एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। और तीसरी बात ये होती है ये एक बंदा केस नहीं सुनता, एक से ज़्यादा केस सुनते हैं। अच्छा, इसमें ना 2 किस्म के जज होते हैं। कुछ जज ऐसे हैं जिनको लॉ आता है और कुछ जज ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग आती है। जिनको लॉ आता है ये कौन होते हैं? ये हाई कोर्ट के जज रह चुके होते हैं। वो तेरी खैर, लेवल चेक करें। इज और हैज बीन अ डिस्ट्रिक्ट जज कोई ऐसे लोकल होते हैं। इज एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, एडवोकेट तो वकील होते हैं ना। इज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट विद अ स्टैंडिंग ऑफ नॉट लेस देन, स्टैंडिंग क्या मतलब? एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस। पोजेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और अकाउंटेंट कौन होते हैं? ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, सर्विस इक्विवेलेंट टू द रैंक टू चीफ। चीफ कमिश्नर रिटायर होने के बाद जज बन सकता है एपलेट ट्रिब्यूनल में। चीफ कमिश्नर रिटायर होने के बाद जज बन जाए, कोई मसला नहीं। कमिश्नर खुद भी रिटायर होने के बाद जज बन सकता है और कमिश्नर अपील भी रिटायर होने के बाद एपलेट ट्रिब्यूनल में जज बन सकता है। अगर इनका तजर्बा कितने साल का हो? बीइंग कमिश्नर और कमिश्नर अपील 3 साल का। और कलेक्टर काट दें, इनका कमिश्नर का तजर्बा कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 3 साल का। और अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका 10 साल का तजर्बा है टैक्स में, तो वो भी जज बन सकता है। और अगर कोई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है उसका भी 10 साल का तजर्बा है, तो वो भी बड़े होकर एपलेट ट्रिब्यूनल का जज बन सकता है। तो ये वो जजेस हैं जो कि लॉ के तहत बन सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनको चुनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन ऑफ बेंचेस एंड प्रोसीजर शैल बी रेगुलेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब? कौन कौन बैठेगा, फंक्शनिंग कैसे होगी, में कितने भी जजेस का बेंच बनेगा। पॉइंट 1, देयर शैल बी एस्टेब्लिश्ड एन एपलेट ट्रिब्यूनल। पाकिस्तान में क्या बनाया जाएगा? एक, इसका नाम क्या होगा? एपलेट ट्रिब्यूनल इंलैंड टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड परफॉर्म द फंक्शन। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन। इसमें एक चेयरमैन होगा और साथ कुछ जुडिशियल मेंबर होंगे और कुछ अकाउंटेंट। इनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। जुडिशियल मेंबर, ये जो आमतौर पे ना जुडिशियल मेंबर ही चेयरमैन होता है। आमतौर पे जुडिशियल मेंबर ही चेयरमैन होता है। ये पहले लॉ में लिखा होता था, अब लिखा नहीं हुआ इधर। अकाउंटेंट मेंबर्स को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती। ये जुडिशियल मेंबर जरा लॉ को ज्यादा जानते हैं और ये ज्यादा लर्नेड बंदे होते हैं, तो इसलिए जुडिशियल मेंबर्स को इन एनी केस वेटेज दी जाती है लॉ में। तो जुडिशियल मेंबर्स, ओके, बस ये था। अब जो है ना 127 और 128 इधर रिपीट हो रहे हैं, और नहीं, खाली 127 हो रहा है शायद, 127 किसी हद तक हो रहा है। चलें देखते हैं। अच्छा, अब चले मुझे बता दें भाईजान, अब अगर कमिश्नर अपील के पास जो केस चल रहा है उसमें आपको तसल्ली ना हो, तो फिर आपको पता है हाई कोर्ट के जज के लेवल के बंदे आपको पता है एपलेट ट्रिब्यूनल में बैठे हुए हैं। आपको मैंने इनकी क्वालिफिकेशंस वगैरह बता दी हैं। तो ये बड़ी हाई लेवल के लर्नेड बंदे बैठे हुए हैं एपलेट ट्रिब्यूनल में। तो आप ऐसा करें, फिर किनके पास चले जाएं? कमिश्नर अपील को कहें भाई तेरी मेहरबानी, तेरा ऑर्डर आ गया 120 दिन में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक तेरा ऑर्डर आना था और तूने 15 अप्रैल को ऑर्डर सुना दिया। हम तेरे ऑर्डर से खुश नहीं है। हो सकता है टैक्स पेयर खुश ना हो सकता है कमिश्नर खुश ना हो। कमिश्नर खुश ना हो, कमिश्नर को तो टारगेट मिले होते हैं कि भाईजान आपने लाहौर जोन से इतना टैक्स इकट्ठा करना है। अब अगर कमिश्नर के पास खिलाफ फैसला आ जाए तो कमिश्नर को भी गुस्सा चढ़ता है और कमिश्नर कहता है टैक्स पेयर देखी जाएगी तेरी, चल अगले कोर्ट में। तो कमिश्नर को तो हुकूमत के जैसे टारगेट मिले होते हैं कि कमिश्नर को काम करने पे बोनस मिलते हैं, तो कमिश्नर की तो कोशिश होती है टैक्स पेयर को रोलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक ले जाए। तो याद रखिएगा, पता नहीं अजीब सा बच्चे सवाल पूछते हैं कमिश्नर भी कोर्ट में जा सकते हैं, कमिश्नर क्यों नहीं जा सकता? तो टैक्स पेयर और कमिश्नर में किसी को भी एतराज हो फैसले पे, अगर कंफर्म वाला फैसला आ गया था तो फिर इनकम 32 कर दी गई थी, इस पे किसे एतराज होगा? टैक्स पेयर को। वो कहां जाना पसंद करेगा? एपलेट ट्रिब्यूनल में। और अगर इनकम 20 की 20 ही रही थी और कमिश्नर अपील ने कहा था 20 की 20 ही है, इनकम टैक्स पेयर खुश हो जा, तो फिर गुस्सा किसको चढ़ेगा? कमिश्नर को। कमिश्नर कहां जाना पसंद करेगा? तो जो मर्जी चला जाए एपलेट ट्रिब्यूनल, पहले बात में ये लिखा हुआ है वेयर द टैक्स पेयर और द कमिश्नर। इनको किस पे एतराज है? ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील पे। कमिश्नर अपील के ऑर्डर पे एतराज है। कमिश्नर अपील का ऑर्डर आया था भी यार 130 129 के 1 में, कंफर्म मॉडिफाई नल। 129 के 1 में भी ऑर्डर आया तो था, 129 के 1 में ऑर्डर आया था कमिश्नर अपील का।
द टैक्स पेयर और द कमिश्नर में फाइल एन अपील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल। ये कल पढ़ा था, अपील शैल बी इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, सारी चीजें वही हैं। शैल बी वेरीफाइड इन द, शैल बी accompanied by a fees, कमिश्नर विल नॉट पे द, कमिश्नर फीस पे नहीं करेगा, तो उससे पे कौन करेगा? फाइल टू एपलेट ट्रिब्यूनल विद इन 60 days ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील। भाईजान कमिश्नर अपील के फैसले के बाद आप कितने अरसे में एपलेट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं? 60 दिनों में। अच्छा, टैक्स पेयर कितने अरसे में कमिश्नर अपील के पास जा सकता था? 30 दिनों में। अब टैक्स पेयर और ये इसके पास कितने दिनों में जा सकते हैं? 60 दिनों में। टीपी और कमिश्नर अप्लाई इन, बोले 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 विल अप्लाई इन 60 days। ये लाइन बीच में डल सकती है। टीपी और कमिश्नर विल अप्लाई इन 60 days टू होम, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील। तो टीपी और टैक्स, उधर कितने दिन थे? 30 दिन। इधर कितने दिन है? 60 दिन। टीपी और कमिश्नर विल अप्लाई इन 60 days टू एपलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील। आगे चलें जी। वो तो हम डिस्कस करने लगे हैं। भाई दिन फीस कितनी है? 5000 इन केस ऑफ, 2500 इन केस ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट अपील आफ्टर 60 days ऑफ अ गुड कॉज इज नोन। कल पढ़ा था भाई वो, हाँ कॉपीज ईमेल कर दी। ओके, पॉइंट 5 फर्ज करें 25 दिसंबर को आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया, ऑडिट और शो कॉज नोटिस के बाद 25 दिसंबर को आपको अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आया। आपके पास 30 दिन थे कमिश्नर अपील के पास जाने के लिए। आप 1 जनवरी को कमिश्नर अपील के पास चले गए। कमिश्नर अपील के पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का टाइम है फैसला सुनाने के लिए। कमिश्नर अपील जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के एंड तक फैसला सुना सकता है। आप कमिश्नर अपील के पास गए, कमिश्नर से जाके आपने मांगी छूट, कमिश्नर अपील ने आपको 30 दिन की छूट दे दी। अब दोबारा कमिश्नर अपील के पास गए, फिर कमिश्नर अपील ने आपको 30 दिन की छूट दे दी। टोटल कितने दिन की छूट हो गई? 60 दिन की। तो आप कमिश्नर अपील के ऊपर बाइंडिंग है कि 60 दिनों में फैसला भी सुनाए। तो फर्ज करें कमिश्नर अपील ने 25 फरवरी को फैसला सुना दिया। अब आपने टैक्स जमा नहीं करवाया हुआ, अभी तक जमा नहीं करवाया हुआ, क्योंकि 30 दिन की छूट मिली थी ना, और कमिश्नर अपील ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया। अब कमिश्नर आपको कहेगा पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। वो अब तो कमिश्नर अपील ने तेरे खिलाफ फैसला सुना दिया ना, अब क्या दो? आप फौरन दो काम करें। आप 60 दिन का भी वेट ना करें, जल्दी जल्दी भागे एपलेट ट्रिब्यूनल के जज के पास जाएं, एक ग्राउंड्स ऑफ अपील जमा करवाएं और एक एप्लीकेशन दें। एप्लीकेशन क्या दें? यार इसके मुंह बंद करा, पैसे दो के अलावा इसकी तो हर वक्त गाड़ी चलती रहती है, तो इसको तो और कुछ आता ही नहीं। टेप रिकॉर्डर इसने जेब में डाला होता है, उसमें बस ऑन कर देता है, लिखा होता है पैसे दो बोल होता है पैसे दो, खुद तो बोलता नहीं। तो टेप रिकॉर्डर जैसे लगाया होता है लोगों ने, तो लिखने कुकर सही करा लो, अब वो खुद तो नहीं बोल रहे होते। तो वो ये वाला जो है वो इसने टेप रिकॉर्डर लगाया हुआ है, पैसे दो ऑन कर देते हैं जब भी मैं पास से गुजरा हूँ, पैसे दो, फिर मुझे बंद करना पड़ता है। तो यार ये पीछे पड़ा हुआ है। अब आप किसके जज के पास जाके रिक्वेस्ट करने लगे हैं? तो बड़े हाई लेवल का बंदा है, 10 साल का सीए का तजर्बा है उसका, तो उसके पास जाके आप रिक्वेस्ट करने लगे भाईजान प्लीज। उसके दिल के अंदर भी रहम का मॉलिक्यूल जाग सकता है, और वो आपको क्या दे सकता है? रिलैक्सेशन। क्या रिलैक्सेशन दे सकता है? टैक्स जमा किसको बता के? कमिश्नर को बता के। किसको बता के? कमिश्नर को बता के। आपको बहुत आगे चले गए हम, गाड़ी मारी माशाल्लाह, तो रिवर्स मारे।
इफ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील, अपील अलग चीज है, अपील तो ये है ना केस के बारे में। इफ वो जो 2-3 पॉइंट्स हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पेनल्टी, इफ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड एन अपील, द टैक्स एज पर असेसमेंट ऑर्डर, असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर था एक्स्ट्रा 12 पे टैक्स लिखे। असेसमेंट ऑर्डर क्या कह रहा था, 12 पे टैक्स दो या 32 पे टैक्स दो? 12 पे, 12 पे, 20 पे तो आप दे चुके थे ना, टैक्स ऑन 12 लिखे। If taxpayer has filed an appeal, the tax on 12 will still be payable. कमिश्नर, अगर आप एपलेट ट्रिब्यूनल के जज के पास जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं देने, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। However, अल्लाह का शुक्र, however, the taxpayer may apply to the, अपील तो कर दी है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अपील अलग है, एप्लीकेशन अलग है, किस चीज की? सारा मैं कह रहा हूं वही वाला पढ़े हम, फर्स्ट स्टे ऑफ रिकवरी। ऑन रिसीविंग एप्लीकेशन आगे ना पढ़े, किसके दिल में रहम का मजा जागेगा? इफ एपलेट ट्रिब्यूनल कंसीडर्स, रहम कंसीडर्स, दिल में रहम आ गया। इफ एपलेट ट्रिब्यूनल थिंक कंसीडर, रहम का मजा जागा। डेट रिकवरी ऑफ टैक्स, ब्रैकेट वाला काट दें, ब्रैकेट वाला सारा काट दें। डेट रिकवरी ऑफ टैक्स शैल कॉज अनड्यू हार्डशिप टू द, अब कौन सा जज? द ट्रिब्यूनल मे स्टे रिकवरी ऑफ टैक्स कितने दिनों तक? अप टू, यार लेवल है जज का, लेवल चेक करें जज का। जज 30 दिन की छूट देगा, अगले 30 दिन की, और डायरेक्ट जज कितने दिन की छूट देगा? जज मजे कर जिगर, तू 180 दिन तक पैसे ना दे, मेरे सीए के 10 साल का कोई तो तुझे फायदा हो, तो जा तू 180 दिन तक टैक्स ना दे, मजे कर। इट विल बी डन, ये किया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। डन? अच्छा जी, खत्म। इसमें क्या लिखा हुआ? कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वेयर रिकवरी ऑफ टैक्स हैज बीन स्टेड एज अबव, जहां 180 दिन की आपको छूट दे दीजिए। आपको समझ आ रही है अंग्रेजी? वेयर रिकवरी ऑफ टैक्स हैज बीन स्टेड एज अबव, वेयर रिकवरी ऑफ टैक्स हैज बीन स्टेड एज अबव, द स्टे ऑर्डर, किसने दिया था स्टे ऑर्डर? लिखें, बाय एपलेट ट्रिब्यूनल। द स्टे ऑर्डर बाय एपलेट ट्रिब्यूनल शैल सीज, स्टे ऑर्डर कब रुक जाएगा? स्टे ऑर्डर बाय एपलेट ट्रिब्यूनल शैल सीज ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 180 डेज बाद स्टे ऑर्डर रुक जाएगा। अब वो क्या करना पड़ेगा? फॉलोइंग द डेट ऑन विच द स्टे ऑर्डर वाज मेड। इसको काट दें यार। द स्टे ऑर्डर शैल सीज ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 180 दिन फॉलोइंग द डे ऑन विच द ऑर्डर वाज मेड। नाउ कमिश्नर शैल प्रोसीड टू रिकवर द टैक्स। तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बात तो ऑब्वियसली बात है ना, ये बात उधर तो नहीं लिखी हुई थी इसने। तो 180 दिनों बाद ये ऑर्डर रुक जाएगा और आपको क्या पे करना है? 181वें दिन आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। इस तरह लिख लें, 181th डे आप टैक्स पे करेंगे, ये जरा आसान हो जाएगा, आपको समझ भी आएगा इंशाल्लाह। 181th डे अब आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये मतलब है इस सारी बात का उर्दू में। 181th डे को आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा। अगली बात काट दे, अगली भी पूरी काट दें। 181th डे को आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। द स्टे ऑर्डर शैल सीज ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 180 डेज। और उसके बाद फिर क्या करें जी? टैक्स दें, बस बात खत्म। जी भाईजान, ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको, ये भी पढ़ा दिया है, 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 ये भी पढ़ा दिया। सिर्फ एक हमने 2 पढ़ना है और 10 पढ़ना है, बाकी सारे आज हमने कहाँ पढ़े हैं? कमिश्नर अपील के लिए पढ़े हैं या एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए? कमिश्नर अपील के लिए पढ़े हैं, और वही चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी एपलेट ट्रिब्यूनल के लिए। अच्छा, इसको ज़रा रिवाइज कर लें यार 131 को। व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ अपील? यहां कौन जा सकता है? कल याद है कमिश्नर अपील के सामने हमने लिखा था डिससेटिस्फाइड बंदा जा सकता है, जिसको 7-8 मसले हों। कमिश्नर रिफ्यूजेस टू रेक्टिफाई मिस्टेक, असेसमेंट ऑर्डर, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, 7-8 मसलों में आप कमिश्नर अपील के पास जा सकते हैं। इधर मसले नहीं लिखे, इधर एक लाइन लिखी है बस। अगर आपको कमिश्नर अपील के फैसले के खिलाफ एतराज है, आप इधर चले जाएं। इधर फीस 2500 और 5000 है। असेसमेंट वाले केसेस और अदर देन असेसमेंट की जिक्र इधर
नहीं हुआ, होना चाहिए था अलग से, लेकिन नहीं है। सारे केसेस की फीस सेम है। ये अपील 30 दिनों में नहीं जमा कराएंगे, ये अपील 60 दिनों में जमा करवाएंगे, और ये अपील 60 दिनों के बाद भी जमा करवाई जा सकती है। अगर आपका टैक्स की बात है, वो जो टैक्स जमा कराना होता है आपने, अगर वो आपका जमा कराने को दिल नहीं चाह रहा, तो फिर आपको एक और काम करना पड़ेगा। आप अपील तो कर ही रहे हैं, फाइल्ड एन अपील तो है ही, प्लस एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ये देखो ना, अप्लाई, फाइल्ड, ये दो चीजें हैं ना भाईजान, अलग अलग। 1 2 अपील क्या किया आपने? अपील ये किया कि ये कमिश्नर अपील का फैसला गलत है, ये अपील की है आपने। एक एप्लीकेशन और देनी पड़ेगी, उसका मकसद क्या होगा बताएं? एप्लीकेशन का मतलब ये होगा कि मैं टैक्स रिकवरी रुकवा दो, और वो टैक्स रिकवरी 180 डेज तक रुक जाएगी, और 181th डे आपको क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना। ये बात उधर भी लिखी हुई थी, द एपलेट ट्रिब्यूनल में बिफोर डिसाइडिंग अपील कॉल फॉर द पर्टिकुलर्स एंड मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर। नहीं यकीन आ रहा तो जाके देख लेते हैं। द कमिश्नर अपील में बिफोर डिसाइडिंग अपील कॉल पर्टिकुलर एंड मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर। 2A, the appellate tribunal shall decide the case within 6 months of its filing. Appellate tribunal will decide the case within 6 months of its filing. अच्छा, ये में से वैसे मैंने 120 डेज तो इधर लिखे ना, ऐसे 120 डेज, लेकिन अगर आप ऐसे लिखना पसंद करें तो वो आपकी मर्जी है। इसके पास डिसीजन के लिए कितने दिन है? 120 जमा 60 भी था वैसे लिखा हुआ, और इसके पास डिसीजन के लिए कितने अर्थ है? 6 मंथ्स, ऐसा ही है। तो इसके पास डिसीजन के लिए कितने दिन है? 120 डेज है, और 60 डेज में और कर सकता है। और इसके लिए कितना अर्थ है डिसीजन के लिए? 60। ये लाइन बीच में कहां से आ गई भाई? ये लाइन बीच में कहां से आ गई? ये लाइन क्या है? तो भाई सादा सी बात, इस जज ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? ऊपर देखो, इस जज ने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? 120। मसला पड़ जाए तो 60 और। इस जज ने कितने दिनों में फैसला सुनाने? 6 महीने में। इस जज के खिलाफ आप इस जज के पास जाना चाहते हैं तो आप कितने अरसे में चले जाएं? 60 दिनों में। डन। तो 6 मंथ्स में पूरा लिखना चाहिए ना, 6 मंथ में डिसीजन देना है इसने। किसने भाईजान? एपलेट ट्रिब्यूनल। देख लें, चलें यार, ये पढ़ लिए। वेयर द अपील रिलेट्स टू एन असेसमेंट ऑर्डर, द एपलेट ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। तो अफर्म क्या था? 32, मॉडिफाई 22, NL 20, द असेसमेंट ऑर्डर। क्लियर हो गया? पेज 328 पे। तो एपलेट, अच्छा अब इसका नाम क्या रखें हम? एपलेट ऑर्डर। ये अब कौन से वाले कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है जी? एपलेट ट्रिब्यूनल का। मे मेक एन ऑर्डर टू कंफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। एक और चौथी चीज है यार, यहां ये न्यू है, ये न्यू है जो उधर नहीं थी। मे रिमांड द केस टू कमिश्नर और कमिश्नर अपील बैक। मे रिमांड द केस टू कमिश्नर और कमिश्नर अपील बैक, मतलब बताएं। और भाई कमिश्नर तू फैसला सुना, कमिश्नर अपील तू फैसला सुना, मैं नहीं फैसला सुना रहा। तुम लोग काम ही नहीं करते, ना बैंक स्टेटमेंट मंगवाई है, ना जाके ऑडिट किया, ना ये किया ना वो किया, ऊपर ऊपर से बातें करके ले आते हो बंदों को। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी फजूल चीजों का, जाओ जाके तुम खुद ही केस संभालो। तो हो सकता है कमिश्नर अपील फैसला ना भी सुनाए। इसको ऑडिट में क्या कहते हैं? डिस्क्लेमर दे देना। अच्छा, अब बस हाथ खड़े कर रहे हैं आपके भाईजान, मैं फैसला नहीं सुना रहा, विड्रॉ कर लेना, जो भी कह दें। तो कमिश्नर सॉरी एपलेट ट्रिब्यूनल कह रहे हैं मैं फैसला, अब कौन संभाले केस? खुद ही, या कमिश्नर संभाले, कमिश्नर अपील संभाले, मेरी बिला से जो मर्जी केस संभाले, जाओ तुम लोग। रिमांड द केस बैक फॉर मेकिंग फर्दर इंक्वायरी। अच्छा, ये क्या बीच में चीज आ जाती है? हम अच्छा बड़ा पढ़े होते हैं, बीच में चीज आती है। वेयर अपील रिलेट्स टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट, नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव। वेयर अपील रिलेट्स टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट। ये अदर देन असेसमेंट बार बार आ रहा है यार लफ्ज, अदर देन असेसमेंट।
ये इधर भी आया था, इन अदर केसेस के नाम से आया था इधर 129 में, इन अदर केसेस के नाम से। और ये कल एक और जगह भी आया था, इफ अपील रिलेट्स टू असेसमेंट, इफ अपील डज नॉट रिलेट टू असेसमेंट। तो ऐसी सूरत के अंदर चटनी आने के 30 दिन के अंदर, और चटनी प्लस बिरयानी आ रही है तो चटनी आने के 30 दिन के अंदर, और इधर पुलाव आने के 30 दिन के अंदर, ऐसा ही है। तो ये बात बार बार क्यों आ जाती है? इसका मतलब क्या होता है? इन केसेस अदर देन असेसमेंट आपको नॉन रेजिडेंट का क्या करार दे दिया गया? रिप्रेजेंटेटिव। ओ तेरी खैर, इधर क्या फैसला आएगा? अफर्म, वेरी और कैंसल। अफर्म, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, कैंसल, तुम नहीं हो, वेरी, थोड़े अरसे के लिए हो। कोई भी फैसला सुना सकता है। अफर्म, मॉडिफाई और कैंसल। अफर्म, वेरी और एनल, कैंसल द डिसीजन। अफर्म, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो, वेरी, थोड़े अरसे के लिए हो, कैंसल, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। भाईजान 34 हो सकता है? 34 कब कब कब? इफ अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज इज प्रोवाइडेड टू, ये 100% कॉपी पेस्ट है। एपलेट ट्रिब्यूनल 32 को 34 कर सकता है, ये 100% कॉपी पेस्ट है। एओपी वाली बात पढ़ ली है, 100% कॉपी पेस्ट की हुई है वहां से। जनरल टाइम लिमिट्स याद है? जनरल टाइम लिमिट विल नॉट अप्लाई, अभी लंबी सी बात हुई है। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल कम्युनिकेट्स इट ऑर्डर टू टैक्सपेयर एंड कमिश्नर, ये बात हो गई है। मेक करना जरूरी है या कम्युनिकेट करना भी? मेक किधर लिखा हुआ है? ये मेक लिखा हुआ है, और ये शेल कम्युनिकेट। मेक करेगा या मेक करके डिस्पैच भी करेगा? किस किस को? टैक्स पेयर को और कमिश्नर को। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये एंड पे पढ़ते हैं। पॉइंट 2 पढ़ लें। अच्छा यार, केस की हियरिंग के दिन अगर कोई पार्टी छुट्टी कर ले, कोई पार्टी छुट्टी कर ले, तो जो पार्टी बच जाती है ना, उसे कहते हैं एक्स पार्टी, सिंगल पार्टी। तो क्या सिंगल पार्टी केस सुन सकता है कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल? सुन सकता है। और फिर फैसला किसके बारे में, किसके हक में सुनाएगा? जो आया होगा या जो छुट्टी पे होगा? यार ये बोंगी है, ये क्या बात हुई? जी फजूल बात कर दी आपने। ये क्या बात हुई कि जो 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 कमिश्नर एपलेट ट्रिब्यूनल का जज है, 10 साल का सीए का तजर्बा है, उसके सामने केस है, एक बंदे ने बेचारे ने छुट्टी कर ली, टैक्स पेयर किसी वजह से नहीं आ सका, बीमार हो गया, अब कमिश्नर आ गया हियरिंग के दिन, अब क्या कहेगा? यार कमिश्नर तू आ गया, चल तेरे हक में केस सुनाया जा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फैसला तो केस को सामने रख के सुनाया जाएगा। लेकिन मैं आपसे कुछ और पूछ रहा था। मैं ये पूछ रहा था कि अगर कोई पार्टी ना आए तो कमिश्नर, तो एपलेट ट्रिब्यूनल केस जारी रखेगा या बंद कर देगा? और जारी रख के किसके बारे में फैसला सुनाएगा? जो मुनासिब होगा बंदा उसके बारे में फैसला सुनाएगा। ये नहीं होगा कि जो आया हुआ है उसके बारे में फैसला सुना दो, तू हक पे है। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल हियर द पार्टीज। पार्टीज कौन है इधर? वही पार्टीज तो दो ही हैं, कमिश्नर और टैक्स पेयर। द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल हियर द कमिश्नर एंड टैक्स पेयर, एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी ऑफ द पार्टी, डिफॉल्ट का मतलब है एब्सेंट, डिफॉल्ट जो है ना एब्सेंट के मानों में है, एंड इन केस ऑफ एब्सेंट एनी ऑफ द पार्टी ऑन द डेट ऑफ हियरिंग, ट्रिब्यूनल में प्रोसीड। यार एक्स पार्टी ना लातीनी जबान का लफ्ज है, पता नहीं क्यों यहाँ इन्होंने उठाया हुआ है। एक्स पार्टी होते सिंगल पार्टी, जो भी सिंगल पार्टी होगी उसी से अब आप केस को आगे चलाएंगे। ही मे प्रोसीड सिंगल पार्टी टू डिसाइड द अपील ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। ये नई लाइन है 2 वाली। अच्छा जी, केस में ना 2 किस्म के पॉइंट्स डिस्कस हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट। राइस की सेल कितनी है, ये आपको जरा इस किताब से देख के बताएं जो आपके हाथ में है। राइस की सेल कितनी है? ये भाईजान पॉइंट ऑफ फैक्ट है, आपको लॉ से नहीं मिलेगा, खुदा के लिए ये आपको इस किताब से नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है, ये हकीकत है, ये आपको इस किताब से नहीं मिलेगी। राइस की इनकम टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, ये जरा मुझे इस किताब से देख के बता दें। बिजनेस के चैप्टर में टैक्सेबल है, और बिजनेस के चैप्टर में एक लाइन लिखी हुई है, प्रॉफिट्स ऑफ एनी बिजनेस आर टैक्सेबल।
तो इस किताब से देख के जरा पता चल सकता है राइज की इनकम टैक्सेबल है या एग्जाम्प्ट है? अच्छा, सर आसिफ की सैलरी बताएं, ये लॉ की किताब में मिलेगी? ये लॉ की किताब में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है। टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन सर आसिफ सैलरी, टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन सैलरी। जरा लॉ की किताब देख के बताएं, अलाउड होगा ये खर्चा, नॉट अलाउड होगा? देख के बता सकते हैं कि ये खर्चा अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? कहां से देख के बताएंगे? सेक्शन 21 से देख के बताएंगे। तो केसेस कितने किस्म के होते हैं कोर्ट में? नंबर 1, कुछ के लिए पॉइंट ऑफ फैक्ट होते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ लॉ की जुबानी डेफिनेशन बता दें हमारी किताब से, जिसका जवाब मिल जाए। आपके हाथों में जो किताब है ना, हाथों में पकड़ी हुई, इस वक्त आपके हाथ में जो किताब है ना, अगर इससे आपको जवाब मिल जाए ना किसी बात का, वो क्या है? पॉइंट ऑफ लॉ। इसको छोड़ें किताब को, किताब के अलावा अगर कुछ पता करना पड़े ना आपको, वो क्या है? पॉइंट ऑफ फैक्ट। ये साथ वाला पंप किसका है? ओ यार किसके, मैं नहीं पूछ रहा यार, पॉइंट ऑफ फैक्ट बोलना था आपने आगे से। हद होगी यार, क्या लोग हैं यार बंद कर यार रिकॉर्डिंग यार। ये साथ वाला पंप किसका है? पॉइंट ऑफ फैक्ट। इस पंप के ऊपर एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमाई जा रही, इस पंप के ऊपर सीएनजी सेल की जा रही है। क्या ये पंप जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस में टैक्स देगा या प्रॉपर्टी पे? सीएनजी सेल की जा रही है, ये पॉइंट ऑफ लॉ है। फिर इनका हम बिजनेस जवाब दे रहे थे, ये पॉइंट ऑफ लॉ आए थी। नहीं टुन नहीं बोलना। समझ आ गई? तो कितनी चीजें होती हैं जी? 2 चीजें, पॉइंट ऑफ लॉ और पॉइंट ऑफ फैक्ट। हाई कोर्ट कहता है मेरे पास ये ना लेके आना, मेरे पास इन चीजों का टाइम नहीं है, ये खुद ही चेक कर लिया करो। हाँ, कोई लॉ तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, मेरे पास आ जाओ, वरना एफबीआर वालों ज्यादा पंगे ना लिया करो मेरे साथ, निकलो इधर से, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास और बड़े बड़े नवाज शरीफ के पता नहीं किस किस के केस है, मेरे पास तो वो केस है। तो तुम लोग ये लेके आ जाते हो मेरे पास केस, राइस की सेल कितनी, सर आसिफ की सेल, और यार खुदा के लिए यार कोई कान पकड़ो खुदा के लिए, होंडा की सेल कितनी, फिलिप्स की सेल कितनी, वो कितने अरब कमा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। हाँ, कोई पॉइंट ऑफ लॉ में तुम्हें मसला है, मेरे पास आओ। पॉइंट ऑफ फैक्ट एपलेट ट्रिब्यूनल के इतने बड़े बड़े जज बैठे हुए हैं, वो खुद ही देख लेंगे। पॉइंट ऑफ फैक्ट के केसेस भाईजान आगे नहीं जा सकते। If the order relates to question of fact, the decision of appellate tribunal shall be, it cannot be taken to High Court or Supreme Court. It cannot be taken to High Court और अब ये केसेस कहाँ नहीं जा सकते? हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते और सुप्रीम। कौन से वाले केसेस? पॉइंट ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। बस एक एक मिसाल लिख लें, या कुछ भी नहीं लिखना तो ना लिखें, पॉइंट ऑफ लॉ का मतलब लिख लें, हमारी किताब से पता चलेगा। पॉइंट ऑफ लॉ कौन सा लॉ पॉइंट होता है जो हमारी किताब से पता चलेगा। बस ठीक है, पॉज करके नोट कर लें, किसने करना है, मैं बंद कर रहा हूं। अच्छा यार, एक बड़ी मजे की चीज कर लेते हैं आज जाते जाते। ये आप रिवीजन का मजा आएगा आपको, ये मैं इस चैप्टर की रिवीजन कराने लगा हूं। ये कौन सा सफ़ा है आपकी उसमें किताब में? ये वाला सफ़ा है। यार हद होगी। ये क्या क्लास, कौन सी क्लास किस टाइम शुरू हो जाती है? चलो जाओ फिर। हाँ जाओ जल्दी जाओ। ओके अल्लाह हाफिज़, बंद करो यार। चैप्टर 15। हाँ 120 कौन सा सेक्शन था? असेसमेंट्स। आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न क्या बन गई? आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न क्या बन गई? एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। ये आपकी किताब में 3-4 सफ़े पीछे करेंगे, सफ़ा है। अच्छा इधर देखिए, बस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, 4 लोगों की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकती है, और नॉन रिलेशनशिप ओनर वगैरह, और कितने साल में हो सकती है? 5 साल में। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो आपका ऑडिट हो या डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिले, और या आप ऐसा काम करें जो प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू हो। अगर आप ये 2 काम करें तो आपकी कौन सी असेसमेंट होगी? अमेंडमेंट ऑफ, पहली दफा 5 साल के अंदर, और दूसरी दफा 1 साल या 5 साल, विच एवर इज लेटर के अंदर। रिवीजन बाय कमिश्नर आपको भूल गया हुआ है, रिवीजन बाय कमिश्नर।
यार अब तो देख नहीं रहा, देखता रहे ना, मैं सर को कहता हूँ 1-2 मिनट इंतजार कर ले। हाँ कहाँ पे, इधर है ना, वही नहीं फिर यही बोलो ना, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। रिवीजन बाय कमिश्नर, रिवीजन बाय कमिश्नर का मतलब बताएं क्या था? वो भूल गया हुआ है। अपने छोटे के काम को रिवाइज कर सकता है, एक्सेलेंट, अपने छोटे के काम को कमिश्नर रिवाइज कर सकता है। छोटे ने जो बेस्ट जजमेंट की है या अमेंडेड असेसमेंट की है, ये अपने छोटे के काम को रिवाइज कर सकता है कौन? और चीफ कमिश्नर एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट दे सकता है, वो एक बिल्कुल अलग बात थी। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टेन केसेस याद आ रहे हैं? शो कॉज नोटिस इशू हो गया था, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर इशू होना था, दरमियान में आपने एक पार्टी बनवा के कहा कि मेरा मसला हल कर दो, और उसके बाद प्रोविजनल असेसमेंट इन सर्टेन केसेस तो वो था वो जो कच्चे असेसमेंट ऑर्डर इशू करेंगे, कंसील्ड एसेट पकड़ा गया और उसको पक्के में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जाए, इससे फायदा हुआ थोड़ा सा? ठीक है, ओवर।